हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। अपनी टाइप्स ऑफ रिसर्च की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च विच इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च का मतलब क्या होता है? पश्चात तथ्यात्मक शोध या पश्चात प्रभाव शोध। ये एक इस तरीके की शोध विधि होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो किसी घटना या स्थिति के बाद उन कारणों का विश्लेषण करता है जो उस घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर यानी स्वतंत्र चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि ये घटना पहले से ही घटित हो चुकी होती है और शोधकर्ता क्या करता है, केवल इसके परिणामों का अध्ययन करता है। ये सिमिलर होती है हिस्टोरिकल रिसर्च के। इसको हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, स्टडीज भी कहते हैं, द पोस्ट हॉक भी बोलते हैं और एक्सपोज्ड फैक्ट तो बोलते ही हैं। इसका काम क्या होता है? इट मीन्स आफ्टर द फैक्ट, मतलब घटना के होने के बाद उस घटना के लिए क्या जिम्मेदार है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उसकी हम इसमें चर्चा या अध्ययन करते हैं। रिसर्चर कोशिश करता है एक्सप्लोर करने की, केवल उस किसी फेनोमेना को नहीं, लेकिन वो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई घटना कैसे हुई और क्यों हुई है उस घटना के घटित होने के बाद। ये इसका उद्देश्य क्या होता है? कंपेयर करना लाइकनेस और डिफरेंसेस जो होते हैं किसी फिनोमेना के बीच के, और फिर वो उन फैक्टर्स को डिस्कवर करता है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी डेफिनेट इवेंट कंडीशन या प्रैक्टिसेस में। मतलब किसी घटना के होने में, किसी स्थिति के होने में या किसी प्रैक्टिस के होने में जो चीजें अकर हो रही हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको वो डिस्कवर करने की कोशिश करता है। जो होती है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। ये कोशिश करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने की वेरिएबल्स के बीच में। इसमें आप एक्सप्लेन करते हैं फिनोमेना जो पहले से ही हो चुकी होती है उसके बारे में। ना तो आपका इस पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि आप तो इसको ये पहले ही घटित हो चुकी है, आप बाद में इसको स्टडी कर रहे हो। इसमें मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते आप चीजों को, और ना ही तो रेंडमाइजेशन इसमें होता है। रेंडमाइजेशन होता है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में। इसकी लो इंटरनल वैलिडिटी होती है और ये बहुत कम कॉस्टली होते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, रेट्रोस्पेक्टिव होती है मतलब पीछे की ओर चलती है, कॉजल कंपैरेटिव होती है, और ये मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करती है। पॉसिबल जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं उनको विश्लेषण करने की कोशिश करती है। इसको हम सोशल साइंसेज में मेनली यूज करते हैं। इसमें आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो स्वतंत्र चर है, जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, जैसे आपकी एबिलिटी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो आप में जैसी है वैसी ही है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे एबिलिटी पे आपका अचीवमेंट डिपेंड करता है, तो अचीवमेंट हो गया आपका डेवलपमेंटल डिपेंडेंट वेरिएबल, और एबिलिटी हो गया आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो रिसर्चर है वो क्या करता है? दो ग्रुप्स को कंपेयर करता है ये देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आउटकम पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ये आंसर करते हैं वाई जैसे क्वेश्चन के, और ये कोशिश करते हैं कुछ चीजों के अकरेंस की और कुछ चीजों के नॉन अकरेंस की। कोई चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, कुछ चीजें नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो पहले से ही कंप्लीटेड होता है। जैसे दो रीडिंग मेथड्स आप किसी स्कूल के मतलब अगर उनकी स्टडी करना चाह रहे हो कि स्कूल में जो मेथड्स पढ़ाए गए हैं उनकी स्टडी हम करेंगे, तो वो पहले से ही पढ़ाए जा चुके हैं, तो वो हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सब पूरा हो चुका है। समटाइम्स वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, कभी कभी आप वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप किसी का जेंडर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है तो उसका जेंडर वही रहेगा, है ना। जैसे हु स्मोक सिगरेट और हाउ मेनी दे स्मोक, आप कुछ चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो सिगरेट पीता है या कितनी वो सिगरेट पीते हैं, इन चीज पे आपका जोर नहीं है। तो रिलेशनशिप जो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसको देखा जाता है, और पॉसिबल जो कारण होते हैं उनसे फिर आप कंक्लूजन को निकालने की कोशिश करते हो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में। उसके अलावा इसमें आपको मैंने बताया डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती है। रिसर्चर क्या करता है? केवल और केवल एक्सप्लोर करता है कि एक फिनोमेना कैसे हुई और क्यों हुई। कंपेयर करता है लाइकनेस, एक जैसी चीजें, और डिफरेंस को देखता है
और फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर कारण और प्रभाव के आधार पर कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर देता है। अगर दो या दो से ज्यादा फिनोमेना को आप इन्वेस्टिगेट करोगे एक ही स्थिति में, तो आपको एक कॉमन कॉज पता चल जाएगा कि एक ही चीज के मतलब क्या कॉमन कारण है कि ये चीज हो रही है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है 6 स्टूडेंट्स का और उसमें 6 बच्चे हैं और 3 बच्चे बीमार हो गए, तो आप उन 3 बच्चों से जब पूछोगे कि आपने क्या खाया जिसकी वजह से आप बीमार हुए, मान लीजिए उन बच्चों ने आंसर किया कि हमने आइसक्रीम खाई थी, इसकी वजह से हम बीमार हो गए, तो अब रिसर्चर का क्या काम है, वो DEF जो बचे हुए 3 बच्चे हैं उनसे बात करेगा, उनसे जानने की कोशिश करेगा कि वो बीमार क्यों नहीं हुए, उन्होंने खाने में क्या खाया था। तो पता चला कि उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई थी इसलिए वो बीमार नहीं हुए। तो रिसर्चर को क्या पता चल गया कि आइसक्रीम इज द कॉज ऑफ द इलनेस। तो ये होती है एक्स पोस्ट फैक्टो। इस पे आपका कोई जोर नहीं, बच्चे आइसक्रीम खा चुके हैं, घटना घटित हो चुकी है, ठीक है। तो ये होती है आपको एक्सपोज्ड फैक्टर। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर जो है स्टडी करना चाहता है इमोशनल स्टेबिलिटी की, तो वो किसी बच्चे के घर का वातावरण कैसा है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। तो वो क्या करेगा कि कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर नहीं करेगा और कारण को पता करने की कोशिश करेगा बिना उनको मैनिपुलेट किए हुए कि उनके अंदर किस टाइप की इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। ये यूजफुल रहती है उन सिचुएशंस में जहां पर एक्सपेरिमेंटल मेथड काम नहीं आता है, और ये जो है मनी एफिशिएंट होती है। उसके अलावा इसमें लो इंटरनल वैलिडिटी होती है। ये सारी चीजें पहले से अकर हो चुकी है। जैसे आप वेट का इफेक्ट देखो कॉन्फिडेंस पे, किसी के वजन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके आत्मविश्वास पे। तो वेट आपका कॉज हो गया, जो कॉज होता है वही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। भाई वजन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल की श्रेणी में आती है, फ्लेक्सिबल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को देखना। ये पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करने का काम करती है, आर्टिफिशियलिटी को अवॉइड करती है। उसके अलावा आप इसमें क्या करते हो, प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, हर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, डिजाइन करते हो, अप्रोच को वैलिडिटी देखते हो, फिर इंटरप्रेट कर देते हो चीजों को। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई, नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, कॉजल कंपैरेटिव होती है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की ओर चलती है, और सोशल साइंसेज में आप इसका यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आप स्टडी करना चाहो कि बचपन में जो माता पिता ने बच्चे को शिक्षा दी, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है एडल्ट होने पर, तो उसकी उस पर्सनैलिटी पे वो बचपन में दी गई शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बचपन तो अब दोबारा वापस नहीं ला सकते ना। तो बचपन की शिक्षा और जो एनवायरमेंट है वो प्रेजेंट में जाकर के अगर आप देख रहे हो उसको कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो बचपन की शिक्षा आपकी क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो आपका कॉज है, कारण है। पर्सनैलिटी आपकी क्या हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इफेक्ट है। तो उनके बीच की अगर आप स्टडी रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करोगे, कॉज एंड इफेक्ट, तो वो आपकी आएगी एक्सपोज्ड फैक्टो में। अब मैं एक यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ हिस्टोरिकल रिसर्च में और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि सिमिलर होती हैं ये दोनों। हिंदी में एक्सपोज्ड फैक्टर को उत्तरघटित अनुसंधान या पश्चावर्ती अनुसंधान या शोध भी कहते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्चेस जो होती हैं वो अंडरस्टैंड करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है जो पास्ट के इवेंट्स होते हैं उनको, उनके बारे में हमें इंसाइट मिलती है हिस्टोरिकल पैटर्न में, और उनका रेलिवेंस हम देखते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में। लेकिन जो हमारी एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। जो चीजें हो चुकी हैं उनको एनालाइज करने का काम करती हैं बिना वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए हुए। मतलब ये प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं करती, ये केवल ये जानने की कोशिश करती है कि कोई घटना हुई तो क्यों हुई। फिर रीडिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इन्वॉल्व रहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसके अलावा आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो चीजों को, नए तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो पास्ट के इवेंट को। इसमें आप क्या करते हो, एग्जामिन करते हो वेरिएबल्स को आफ्टर द फैक्ट, वेयर द रिसर्चर क्या करता है, कोशिश करता है आउटकम्स को निकालने की उन फैक्ट से जो पहले से ही हो चुके हैं, है ना। वो कॉजल रिलेशनशिप देखने की कोशिश करता है। फिर
ये फोकस करती है पास्ट इवेंट पे, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन आप नहीं बिठा पाते हो, और ये कोशिश करती है टू अंडरस्टैंड पास्ट इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। अपने एक तरीके से आप मतलब आप अपने शब्दों में आप अपने तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो पास्ट की चीजों को, कैसे समझ रहे हो, उनका डायरेक्ट कनेक्ट आप कर पाते हो चीजों से। जो एक्सपोज्ड फैक्टर होती हैं वो पास्ट पे ध्यान तो देती हैं लेकिन अंडरस्टैंड करती हैं कि क्या इफेक्ट है और आगे के लिए, मतलब फ्यूचर में और करंट के लिए, क्या फ्यूचर के लिए और करंट के लिए वो जो हो चुकी है चीज उसके क्या इफेक्ट है। रिलाइज ऑन रिसर्च डॉक्यूमेंट, आप जो है रिसर्च के दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं, इंटरव्यूज पे, आर्टिफैक्ट्स पे, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सपोज फैक्टों में आप क्या करते हैं, उस डेटा पे डिपेंड करते हैं जो पहले से हो चुका है वैसा डेटा आप लेते हैं और फिर आप कंपेयर करते हैं ग्रुप्स को विद प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें आपको नहीं जरूरत होती है किसी भी तरीके के वेरिएबल को कंट्रोल करने की हिस्टोरिकल रिसर्च में, और ये फोकस करती हैं अंडरस्टैंड करने पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को और इंटरप्रेट करने में। जबकि जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होती हैं वो रिलेशनशिप्स को समझती हैं, वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझती हैं और ग्रुप्स को कंपेयर भी करती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं सीधे सीधे कि हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टर, तो समझिए हिस्टोरिकल रिसर्च में आपने क्या किया है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था, उसके कारणों का आप अध्ययन कर रहे हो उस समय के रिकॉर्ड्स के आधार पर, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो। लेकिन एक्सपोज फैक्टों में आप क्या कर रहे हो, पहले की किसी भी आप एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रेजेंट में स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके परिणामों पर किस तरीके से जो मतलब जो पहले की कोई शिक्षा नीति है उसका वर्तमान छात्र में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, परिणामों का क्या दीर्घकालिक कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब वो जो शिक्षा नीति थी क्या वो स्टूडेंट पर कोई इम्पैक्ट छोड़ पा रही है। तो अगर वो जानने की आप कोशिश कर रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च जो होती है उसमें आप क्या करते हो, परिणामों का अध्ययन करते हो, है ना। और जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है आप उसमें साक्ष्यों का विश्लेषण करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोज्ड फैक्टर, अगर कोई शोधकर्ता ये जानना चाहता है कि बच्चों का जो एजुकेशनल सक्सेस है वो उनके पारिवारिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है, मतलब जो उनकी एजुकेशनल सक्सेस है उस पर उनके पारिवारिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बच्चों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने पहले से शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब पहले से शिक्षा प्राप्त कर ली है मतलब वो चीज पहले घटित हो चुकी है, और फिर वो क्या करेंगे, उनके परिवार का वातावरण का विश्लेषण करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। आई होप आपको ये रिसर्च समझ में आई हो। अगर आपको ये चैनल और ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365।